न्याय नहीं निर्णयशाला है, बने रेफरी अब तो जज। मोटी चमड़ी मोटी इनकम, न्याय की बोली लगती अब। नमस्कार, मैं जन्मता शिव गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक मामला सामने आया है। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के क्लर्क ने 25 लाख की रिश्वत मांगी और जब उस व्यक्ति ने इस मामले में विजिलेंस से संपर्क किया तो फिर 15 लाख की रिश्वत देने के लिए वो तैयार हुआ और इसको लेकर एक पूरा का पूरा जाल बिछाया गया। उस क्लर्क को पकड़ा गया, बाद में उस जज को भी पकड़ा गया क्योंकि उस क्लर्क ने 15 लाख की रिश्वत लेते के बाद ही उस जज को फोन भी किया था। उसने कहा ठीक है, पैसे ले लो। मामला आगे बढ़ा, जज का सस्पेंशन होने की भी खबर है। अब सवाल ये उठता है कि आप सोचिए कि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की लेवल पर 25-25 लाख की रिश्वत एक एक केस में ली जा रही है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर इसका क्या रेट होगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिश्वत नहीं चलती है। भारत के भावी जो सीजेआई हैं उनके ऊपर भी इसके आरोप पिछले 7-8 सालों से पेंडिंग है, कॉलेजियम में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज रहे आदर्श कुमार गोयल ने इसको लेकर, जब जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा था या फिर उससे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सीजे के तौर पर प्रमोट किया जा रहा था, तब उन्होंने शिकायत दी थी लिखित में कि इन आरोपों की पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही इन जज साहब का प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी गई। ज्यूडिशरी में भ्रष्टाचार है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। और यहां तक कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो टोटल 850 जज हैं, उनमें से कम 700 ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके दामन दागदार हैं। यही वजह है कि अब तक 850 जजों में से बमुश्किल 150 जजों ने ही अपनी संपत्ति घोषित कर रखी है, यानी कि उनके पास कितनी संपत्तियां हैं वो वेबसाइट पर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ एक और बात है जिसकी तरफ हम हमको जो ध्यान है वो लगाना चाहेंगे। एक बार भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे साहब ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि अगर हमारे देश में जो 2 कानून पहले से चले आ रहे हैं उनको सख्ती से लागू कर दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि 70% से ज्यादा जज और बहुत सारे बड़े बड़े वकील सब के सब या तो जेल में होंगे या फिर उनकी नौकरी चली जाएगी। अब ये 2 कानून क्या है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, हम तथ्यों के साथ वो चीज बताना चाहेंगे। अभी तक जिन भी 150 जजों ने अपनी संपत्ति घोषित की है, हाई कोर्ट के करीब 90-100 जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के करीब 30 जजों ने अपनी संपत्ति घोषित कर रखी है। उनमें से ज्यादातर को अगर देखा जाए तो उनकी जो संपत्तियां हैं, अगर आय से अधिक संपत्ति का कानून लागू कर दिया जाए तो बहुत से जज फंसते हुए नजर आएंगे। खासकर हमारे भावी सीजेआई तो जरूर ही फंस जाएंगे क्योंकि इनके पास जो संपत्तियां हैं, इनका जो बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वो सारी संपत्तियां वैध नहीं ठहरती हैं। लेकिन हमारे देश में सीए नाम का एक जाति होती है, वो आपके हर काले कारनामे को सफेद में तब्दील कर देती है अगर आप उसको पैसा या सर्विस फीस देते हैं तो। उसी तरीके से हाई कोर्ट्स के बारे में है। ज्यादातर जजों ने जिन्होंने संपत्तियां घोषित कर रखी है उनमें से सबकी तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा भी विश्वास है कि इस देश में सब के सब भ्रष्ट नहीं है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। जजों में भी कम से कम हमें पता है कि 20 से 25% तक जज बहुत ज्यादा ईमानदार है और उनकी ईमानदारी की हम भी शपथ खा सकते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर हुई थी। उनके पूरे जीवन के जो कार्यकाल रहा, 65 वर्ष तक उन्होंने जो कुछ कमाया, उस संपत्ति को आप मुश्किल 1 से 2 करोड़ रुपए में आंक सकते हैं।
उनके पास एक 70-80 लाख का फ्लैट है, एक गाड़ी थी 4-5 लाख की, और इसी तरह से एक दो और संपत्तियां थी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे जज हैं जिनके पास 100-100, 150 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी की बात की जाए तो उनका पैकेज भी 30 लाख सालाना के करीब बैठता है। हाई कोर्ट के जजों का 5 लाख और कम कर लीजिए, और पिछले 10 साल पहले उनकी सैलरी उससे भी कम रही होगी, कम से कम आधी मान के चलिए। 10 साल में सैलरी लगभग डबल हो जाती है, ऐसा वेतन आयोग की जो सिफारिशें होती हैं, महंगाई भत्ते वगैरह सारा मिलाकर है। यानी कोई जज अगर 30 साल से काम कर रहा है और वर्तमान में उसका जो पैकेज 30 लाख का है, तो आप मानकर चलिए कि 10 साल पहले वो पैकेज 10-15 लाख के करीब रहा होगा, और उससे 10 साल पहले और वो कम रहेगा। तो फिर कोई जज रहते हुए या कोई वकील भी इतनी सारी संपत्ति कैसे इकट्ठी कर सकता है कि जो करोड़ों में पहुंच जाए? क्योंकि एक व्यक्ति जब सैलरी कमाता है, उसका एक मोटा मोटा अनुमान ये है कि वो मैक्सिमम 50% तक अपनी सैलरी की बचत कर सकता है, अन्यथा वो 50% से ज्यादा तक। और जो छोटे लेवल पर जिनको सैलरी मिलती है, कम सैलरी मिलती है, उनका तो 100% खर्च हो जाता है। अगर इनका मान भी लिया जाए कि इन लोगों को बंगले मिलते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं, तब भी कम से कम 50% तो ये खर्च कर लेते होंगे। उस हिसाब से जो आपका पैकेज है, आप उसका 50% सालाना ही तो बचा सकते हैं, और किसी भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के थ्रू वो संपत्ति सैकड़ों करोड़ तक तो नहीं पहुंच सकती है। अभी आप अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्तियों में 5-5 किलो सोना है, किसी के पास 40 किलो चांदी के बर्तन हैं। ये सब कहीं ना कहीं से गिफ्ट में आए हुए हो सकते हैं। अगर हमारे भाभी सीजीआई की बात की जाए तो उनकी संपत्ति चल और अचल को मिलाकर देखा जाए तो वो 100 करोड़ से ज्यादा बैठती है। खैर, हम बात पे आते हैं हरीश साल्वे साहब की। उन्होंने एक तो ये कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। दूसरा मामला है बेनामी संपत्ति का, यानी कि जितने लोगों ने संपत्तियां घोषित भी कर रखी हैं, ये तो वो है जो उनके नाम पे या उनके बेटा बेटी या पत्नी के नाम पे है। बेनामी संपत्ति वो होती है जिसका वास्तविक मालिक कोई और होता है और रजिस्टर्ड तौर पर वो किसी और के नाम पर दिख रही होती है। ज्यादातर जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, टैक्स चोर होते हैं, वो इसी तरीके से अपनी संपत्तियों का मैनेजमेंट करते हैं। वो कोई अपने नौकर के नाम पे संपत्ति लिखवा देता है, कोई जो अचल संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन ड्राइवर के नाम पे करा देता है, दूर के रिश्तेदार के नाम पे करा देता है, अपने किसी मित्र के नाम पर करा देता है। इस तरीके से संपत्तियों को कंट्रोल उन्हीं का होता है, लेकिन रिकॉर्ड में वो संपत्तियां किसी और की नजर आती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों पर सवाल नहीं उठ पाता है। एक और पहलू है जो इस पूरे 5-10 साल, जो पिछले 5-10 साल बीते हैं, उसमें जुड़ गया है, जिसकी तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। पहले लोग संपत्तियों को सोना चांदी में या फिर प्रॉपर्टी के रूप में और बेनामी प्रॉपर्टी के रूप में रखा करते थे, लेकिन जब से क्रिप्टो करेंसी वाला मामला सामने आया है, उसके बाद तो पैसे और रिश्वत को छुपाना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। आपको याद होगा, दिल्ली शराब घोटाले का जब मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल और सिंघवी की तरफ से यही दलीलें दी जा रही थी कि मनी ट्रेल कहां है। और उसमें एक पहलू यह भी था कि केजरीवाल ने अपने आईफोन का पासवर्ड नहीं दिया था एजेंसियों को। इसको लेकर उसके वकील ने दलील दी थी कि ये उसकी निजता का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको निजता का मामला मानते हुए उससे पासवर्ड देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा था। ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, इसका पासवर्ड होता है। पासवर्ड आपके पास कितना, उसका एक लॉगिन अकाउंट होता है, और उस पासवर्ड को आप अगर किसी को नहीं बताएंगे तो कोई भी नहीं जान सकता कि आपके पास कितने करोड़ रुपए की, कितने अरब रुपए की क्रिप्टो करेंसी के आप मालिक हैं। शराब घोटाले में 100 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत का मामला था, और यही वजह थी कि केजरीवाल ने या मनीष सिसोदिया या उसके दूसरे साथियों ने अपने पासवर्ड्स नहीं दिए थे। मनीष सिसोदिया ने तो करीब 20-25 फोन इसीलिए डिस्ट्रॉय कर दिए थे।
यानी अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, और जैसा कि ये जो जज के क्लर्क का मामला था, उसने क्रिप्टो करेंसी में अगर रिश्वत ली होती तो ये मामला सामने भी नहीं आ पाता। और ये हम सब जानते हैं कि अदालतों में भ्रष्टाचार कितने ज्यादा बड़े स्तर पर चलता है। जो अर्दली होता है, आवाज लगाने वाला होता है, पेशकार होता है, क्लर्क होता है, सबके सब रिश्वत लेते हैं। अब आप सोचिए कि जब इस लेवल के लोग इतनी रिश्वत लेते हैं, तो बड़े स्तर पर जो जज बैठे हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो बड़ी आसानी से अपराधियों को जमानत दे देते हैं, आप क्या सोचते हैं वो दयालुता के कारण ऐसा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। घोषित तौर पर कहा जाता है कि सिब्बल सिंघवी जैसे वकीलों की जो एक अपीयरेंस की फीस है वो 30-40 लाख तक हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में वो कितनी है ये तो वही जानते हैं या देने वाला जानता है। एक एक जमानत के लिए बड़े बड़े अपराधी 1-2 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा खेल होता है। और जब हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं तो उसमें तो कितने बड़े लेवल पर रिश्वत चलती होगी, उसको आप दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। 7 साल पहले केजरीवाल ने जब दिल्ली में राज्यसभा की सीटें बेची थी, ऐसा आरोप लगा था, और हमसे भी एक उसकी पार्टी के व्यक्ति थे, उन्होंने खुद बताया था कि 60 लाख रुपए तो मैं देने को राजी था। 60 लाख में 60 करोड़ रुपए, सॉरी मैं गलत बोल गया। अब आप सोचिए कि उस समय ये बात निकल के आई थी कि जो गुप्ता 2 चुने गए थे, जब कहा गया था कि इंकलाब गुप्तावाज वाला, तो उन्होंने 100-100 करोड़ रुपए दिए थे। उसी राज्यसभा की टिकट को, राज्यसभा की सीट को देने के लिए केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी को राजी हो गया था, उसे जमानत दिलाने के एवज में। यही वजह थी कि मनीष सिसोदिया अभिषेक मनु सिंघवी के जब घर गया तो उसने कहा था कि ये हमारे भगवान हैं। पंजाब से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने की पूरी तैयारी थी, लेकिन कांग्रेस ने फिर दोबारा से सिंघवी को राज्यसभा भेज दिया। अब आप सोचिए कि जिस राज्यसभा की सीट की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है, अगर कोई पार्टी उसको किसी वकील को दे रही है, निश्चित मानिए वो उन जमानतों के बदले में है जो उस व्यक्ति की करामात से उनको मिली है। यही वजह है कि साल्वे साहब ने जोर देकर ये कहा था कि बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति के ये जो 2 कानूनी प्रावधान है, अगर इन्हें सख्ती से लागू कर दिया जाए तो जुडिशरी में जो भी दागदार चेहरे हैं वो सब के सब जेल चले जाएंगे, इस्तीफा देकर भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ एक पेच दूसरा भी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के बाद ये नजीर बना दी थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती, कोई जांच नहीं हो सकती, जब तक के भारत का सीजीआई उसकी परमिशन न दे दे। और इस मामले में बड़ा डेवलपमेंट अभी पिछले दिनों हुआ, 6-7 महीने पहले की बात है, कि पहले जब यह कहा गया था तो इसमें परमानेंट जजों को ही काउंट किया जा रहा था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया कि जजों में एडिशनल जज या एडॉक जज जो होते हैं, जो अस्थायी तौर पर 2 साल के लिए जज बनाए जाते हैं, उनको भी काउंट किया जाए।